हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वैकेंसी है नोरसेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो एम्स की जो वैकेंसी है जो नोरसेट 2022 है ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। सारे नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं इस वैकेंसी का वेट करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है, ऑल ओवर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड थिंग होती है इसमें अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं तो अपने नियर बाय एम्स आपको मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताऊंगी कि आप फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म की क्लोजिंग डेट क्या है, एज रिलैक्सेशन कौन सी कैटेगरी को अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रोल मिलता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊंगी जो करेक्शन, अगर आपकी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो इसमें करेक्शन डेट क्या है, कितने टाइम का पेपर है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताऊंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, देखो सबसे पहले जो बात आती है हमारी नोरसेट की, सबसे पहले तो जो जितने भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे नर्सिंग एस्पिरेंट हैं, वो नोरसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि नोरसेट की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, अब उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो कमेंट्स आते थे कि मैम जो नोरसेट है उसकी एग्ज़ाम डेट कब क्या है, नोरसेट डिले हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैंने देखो सबको यही एक एडवाइस दी थी, नोरसेट डिले अगर होगा तो 1 या 2 महीना होगा, उससे नहीं होगा। लेकिन जो नोरसेट की डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। ठीक है, तो आप अपनी एग्ज़ाम की अपनी तैयारी अच्छे रखें, माइंड को पॉजिटिव रखें और जब भी आप पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, चलो ठीक है, अब बात आती है हमारी किस फॉर्म में क्या क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो बात आती है, इसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है वो है 4/8/2022 का नोटिफिकेशन है। ठीक है, नोरसेट 2022। इसका जो पे स्केल है वो पे स्केल है हमारा 7th पे स्केल अकॉर्डिंग टू द CPC। ठीक है, 7th पे स्केल है इसका हमारा। और इसमें जो हमारी सैलरी है वो 9,300 से लेके 34,800 से लेके, और जो ग्रेड पे है हमारा 4600 का है। ठीक है, वो हमारी जो ये वैकेंसी है ग्रुप बी की वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा जो कंडक्ट कराएगा जो एम्स, वो है हमारा दिल्ली एम्स कंडक्ट कराएगा। जितनी भी हमारी वैकेंसी, जितनी भी पोस्ट है, इसमें जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो दिल्ली एम्स कराएगा। ठीक है, अब आती है हमारी क्वालिफिकेशन की बात। देखो क्वालिफिकेशन वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको बहुत सारे जो डाउट होते हैं कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया GNM BSc वालों का क्या है, या जिन्होंने पोस्ट BSc की है उनका क्राइटेरिया क्या है। देखो सबसे पहले जो बात आती है, जो हमारे BSc वाले कैंडिडेट्स होते हैं, BSc ऑनर्स नर्सिंग जिन्होंने BSc की है या फिर जिन्होंने पोस्ट BSc की है, तो उनके पास स्टेट का रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए। स्टेट का रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है। ठीक है, INC ना हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप दिल्ली एम्स में पोस्टेड है, तो दिल्ली एम्स क्या करता है, INC रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर देता है। इनकेस अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको INC रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। बाकी आपको स्टेट का तो मैंडेटरी है। ठीक है, स्टेट का रजिस्ट्रेशन तो आपको होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, इसमें जो हमारे BSc कैंडिडेट है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ये सबसे अच्छा चांस है BSc वाले नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, फिर आती है हमारी जो GNM वाले कैंडिडेट है। GNM वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और 50 बेडेड हॉस्पिटल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का। देखो एज लिमिट जो होती है, वो जो इसमें फॉर्म में जो एज लिमिट है वो हमारी 18 से 30 साल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल में। वो आपको बता दूंगी कौन सी कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिला है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल। ठीक है, जब आगे बात करते हैं हमारी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। देखो जो जनरल कैंडिडेट है और OBC वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो फ़ीस है वो हमारी 3,000 फ़ीस है। ठीक है, और जो हमारे कैंडिडेट SC और ST से बिलोंग करते हैं या फिर EW से बिलोंग करते हैं वो हमारी 2,400 फ़ीस है। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज फ़ीस है। ठीक है, उसके बाद जो आती है कि जो कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो किसी भी मोड से, ऑनलाइन मोड से फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। वो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। वो आपको अगर आप कैफ़े वाले से फॉर्म अप्लाई करोगे तो वो सब अपने आप कर देगा। ठीक है, आपको चीज़ को याद रखना है वो है आपको एप्लीकेशन फ़ी नोट बी रिमिटेड शैल नोट बी रिफंड एनी अदर सर्कमस्टांसेस। अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी है तो वो रिफ़ंड किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं होगी। ठीक है, फिर जो एप्लीकेशन फ़ीस है SC और ST कैंडिडेट्स की, वो क्या है, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। क्योंकि जब नोरसेट 2021 हुआ था तो जो SC ST कैंडिडेट थे उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो गई थी। ठीक है, जो हमारा CBT का जो मोड है वो है ऑनलाइन मोड है, ये आप याद रखना। 11 सितंबर को एग्ज़ाम है, संडे के उस दिन संडे है। ठीक है, उसके बाद जो आता है हमारा कि कब तक आपका जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है और कब तक क्लोजिंग करने की डेट है। ठीक है, तो सबसे वाला ऑनलाइन मोड है हमारा 4 तारीख से लेके आप 21/8 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो शाम को 5 बजे तक।
ठीक है। अगर किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होती है तो मिस्टेक के लिए आपको 21/8 से लेकर 23/8 तक आप कभी भी करेक्शन कर सकते हो, वो भी सिर्फ शाम को 5 बजे तक, ठीक है। तो करेक्शन की डेट आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो न्यू कैंडिडेट पास आउट होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे उनको फॉर्म अप्लाई करना है। तो उनके लिए करेक्शन डेट आप अच्छे से इसको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बता दिया कि लास्ट जो डेट है आपकी फॉर्म अप्लाई करने की वो है 21/8/2022 शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो फॉर्म क्लोजर डेट है वो आपकी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन जो होता है हमारा 21/8/2022 का आपका एज रिलैक्सेशन में मैटर करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। और उसके बाद जो हमारी बात आती है कि कितना कैटेगरी को, किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिला है। देखो सबसे पहले जो हमारे SC/ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का, OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल का, PWD 10 साल, PWD OBC 13 ईयर्स, PWD SC+ST 15 और एक्स सर्विसमैन का 5 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें जो हमारा ये दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ग्रुप बी, देखो इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अभी जॉब कर रहे हैं तो उनको 5 साल का मिलेगा, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व वाले हैं, ठीक है। और जो OBC कैंडिडेट जो सेंट्रल एम्प्लॉय है फिलहाल उनको 8 साल का मिलेगा, और जो SC/ST कैंडिडेट है वो सेंट्रल अभी एम्प्लॉय है उनको सिर्फ और सिर्फ 10 साल का मिलेगा, ठीक है। ये हमारा एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होता है, तो ये चीज़ अभी आप देख लेना। फिर आता है हमारा जो OBC जो कैंडिडेट्स होते हैं, OBC कैंडिडेट उनको कई बार क्या होता है कि सर्टिफिकेट का इशू होता है कि इतनी डेट से इतनी डेट तक का उनका इशू होना चाहिए। तो ये चीज़ आप याद रख लेना कि उनका 1 तारीख से लेके 1/4 से लेके 31/3 तक उनका ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं OBC वाले उनका कई बार फॉर्म क्या रिजेक्ट हो जाता है, फिर उनके ज्वाइनिंग में कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका जो उनका सर्टिफिकेट होता है उनका अकॉर्डिंग टू द डेट नहीं होता है। तो OBC वाले कैंडिडेट इस चीज़ को याद रखना कि उनका कब से कब तक का सर्टिफिकेट अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बात आती है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको CBT का क्राइटेरिया जो मोड होता है, या फिर जो अभी कैंडिडेट अभी जो जॉब कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय जो जॉब कर रहे हैं या फिर सेंट्रल में या फिर कोई भी एम्स में जॉब कर रहे हैं, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको सबमिट करना है। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बात आती है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। देखो मैं एग्ज़ाम का पैटर्न जो आपको बताऊँगी, सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट का, 200 MCQ आएंगे उसमें, ठीक है। 200 MCQ में से आपको 180 जो मार्क्स का आएगा वो आएगा हमारा नर्सिंग, ठीक है। और जो हमारा जो 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा हमारा जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जनरल नॉलेज हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, GK हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। अब जो इसमें क्वालिफाई जो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो है हमारा जो अनरिजर्व्ड है उनके 50% होना चाहिए, ठीक है। 45% OBC का होना चाहिए और 40% SC और ST का होना चाहिए। तो ये पैटर्न है एग्ज़ाम का कि कैसे कितना टाइम का जो एग्ज़ाम होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी याद नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें अगर इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग दी है तो अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव मार्किंग आपको अपना एग्जाम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कैंडिडेट की नेगेटिव मार्किंग वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखना है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो एम्स की वेबसाइट पर आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो एम्स की जो वेबसाइट है वो है www.aimsexam.in पे। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। वैसे मैं इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंग टू द नोट सेट मैं आपको सब चैनल पे अपलोड कर दूंगी। देखो सबसे पहली बात, इसमें एक अच्छी चीज़ दे रखी है कि इस एम्स में कौन कौन से हॉस्पिटल जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। ये इसमें देखो सबसे पहले एम्स भटिंडा है, एम्स भटिंडा की इसमें वैकेंसी है, एम्स भोपाल की है, एम्स भुवनेश्वर की है, एम्स बीबी नगर की है, एम्स बिलासपुर, एम्स देवगढ़ और एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, राजकोट, एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयगढ़, ठीक है। ये जितने भी एम्स इसमें इंक्लूड है इनकी वैकेंसी तो है ही है, ठीक है। अब फिर बात आती है कि जो हमारे जो अदर एम्स जो बचे हैं इसमें जो अभी वैकेंसी जो है इस फॉर्म में अभी बताई नहीं गई कि किस एम्स की कितनी वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपको कम से कम 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगी कि कौन से एम्स के पास कितनी कितनी वैकेंसी, कितनी कितनी पोस्ट खाली है, तो ये आपको जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है जो 80-20 क्राइटेरिया आता है अकॉर्डिंग टू द 4th CIB मीटिंग
ठीक है। 80% जो सीट है वो है फीमेल कैंडिडेट की और जो 20% सीट है वो है मेल कैंडिडेट की। तो इसमें 80-20 रेशो कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई है, ठीक है। उसके बाद जो देखो हमारी बात आती है कि मैंने आपको इस वीडियो में ये सब बताया कि जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, या फिर इसमें करेक्शन की जो डेट होती है, कई बार क्या होता है फॉर्म क्या होता है, कहीं ना कहीं जो फॉर्म होता है उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें करेक्शन डेट आप याद कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।